नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज़ में जिसमें कमेंट के माध्यम से आपके डाउट लिए जाते हैं और उस डाउट को क्लियर किया जाता है। ये 18वीं सीरीज़ है। सबसे पहले हम ये बता दें कि कल जो डीवी हुई है उसमें ये आपके लिए खुशखबरी आई है कि आपको डिवीज़न का प्रेफरेंस देने का मौका मिल रहा है। मतलब आप जिस जोन के लिए सेलेक्ट हुए हैं उसमें डिवीज़न का प्रेफरेंस आप दे सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये आपके लिए खुशखबरी की बात है, ठीक है। लेकिन एक उसके साथ थोड़ा सेट कर देने वाली न्यूज़ ये है कि उसमें एक इंश्योरेंस आपसे लिखवा रहे हैं कि यदि आप मेडिकली फ़िट होते हैं तो लेवल 6 में आप जॉब करेंगे, या स्टेशन मास्टर के लिए आप मेडिकली फ़िट हैं तो स्टेशन मास्टर का जॉब करेंगे, दूसरे पोस्ट के लिए आप क्लेम नहीं करेंगे। तो ये थोड़ा सा सैड करने वाला न्यूज़ है, क्योंकि किसी किसी का प्रेफरेंस चौथा है स्टेशन मास्टर, उसको भी स्टेशन मास्टर का पहले डीवी करा रहे हैं और फिर उसमें यदि वो मेडिकली फ़िट है तो उसको स्टेशन मास्टर की ही नौकरी करनी पड़ेगी, चाहे उसकी मेरिट कितनी भी अच्छी हो। ये थोड़ा सेट करने वाला न्यूज़ है। लेकिन एक पॉजिटिव पॉइंट इसमें यह है कि आपको डिवीज़न प्रेफरेंस के लिए मौका दे रहे हैं ये, ठीक है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ईश्वर शर्मा जी का है। ये पूछ रहे हैं कि डिवीज़न में एसएम की ज्वाइनिंग एक साथ होती है या जितने को ट्रेनिंग पर भेजते हैं उनकी ज्वाइनिंग देते हैं, बाकी को बाद में ज्वाइन करते हैं। तो सही है आपका जो लास्ट में लिखे हैं आप कि जितने को ट्रेनिंग में भेजते हैं उनकी ज्वाइनिंग पहले होती है, ठीक है। बाकी जो बाद में भेजते हैं उनको बाद में ज्वाइनिंग देते हैं। दूसरा क्वेश्चन ईश्वर शर्मा जी का है। ये पूछ रहे हैं कि आरआरबी अजमेर में कितने डिवीज़न हैं और कोटा डिवीज़न कैसे अलॉट होगा। तो अब डीवी का प्रोसेस हम लोग समझ लिए हैं। डीवी कल का उसमें वो किसी ने अनुभव अपना साझा किया है कि डिवीज़न के लिए प्रेफरेंस लिया जा रहा है, तो आप कोटा डिवीज़न का प्रेफरेंस दे दीजिएगा, आपको कोटा डिवीज़न मिल जाएगा, ठीक है। और जो आपने पूछा है कि आरआरबी अजमेर में कितने डिवीज़न हैं, तो आरआरबी अजमेर में देख लीजिए जयपुर डिवीज़न है, अजमेर डिवीज़न है, जोधपुर डिवीज़न है, बीकानेर डिवीज़न है, ठीक है। और वेस्ट सेंट्रल रेलवे का आपका कोटा डिवीज़न भी है, ठीक है। तो आप कोटा डिवीज़न को फर्स्ट प्रेफरेंस में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो राहुल कुमार जी का है। ये पूछ रहे हैं कि सर ट्रेन मैनेजर का ओवर टाइम अलाउंस किस तरह बनता है और पर आवर कितना पेमेंट मिलता है। तो राहुल जी, जो ट्रेन मैनेजर होते हैं उनको एक फोर्ट नाइट दिया जाता है, 14 दिन का उनका ड्यूरेशन होता है, 14 दिन का कैलकुलेट किया जाता है। 14 दिन में यदि उनकी ड्यूटीज़ आवर 104 घंटे से ज़्यादा होती है तो उनको ओवर टाइम अलाउंस मिलता है, ठीक है। 104 घंटे आपको करना है 14 दिन में। 14 दिन में आपका 2 रेस्ट भी आ जाता है, उसमें 2 रेस्ट आपको मिलेंगे, यानी 12 दिन ही समझ लीजिए। 12 दिन में 104 घंटे हो गए, 2 तो आपके रेस्ट में निकल गए, ठीक है। 104 घंटे आप ड्यूटी करेंगे तो उसके यदि 104 ही घंटे हैं तो उसके लिए कोई अलाउंस नहीं है। 104 घंटे से ज़्यादा हो गया तो उसके लिए आपको ओवर टाइम अलाउंस मिलेगा। 1 घंटे की जहाँ तक बात है तो इसके लिए देखिए ओवर टाइम अलाउंस के कैलकुलेशन क्या है। बेसिक पे आपकी 2800 ग्रेड पे की 29,200 हो जाती है। रनिंग अलाउंस आपको 30% एक्स्ट्रा मिलता है तो 8,000 से 760 हो गया, ठीक है। डीए आपकी 38% हो गई है अभी तो 11,096 हो गया। टोटल आपका 49,056 हो गया, 49,056 रुपये हो गया। और इसको 223 से डिवाइड करना होता है, 223 से डिवाइड करना होता है, ये रूल है ओवर टाइम का। इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आ जाता है 220, लगभग 220 आ जाता है। तो जो 104 घंटे से पहले 4 घंटे हैं उसके लिए आपको 120 में 1.5 का गुणा होता है, मतलब 330 रुपये पर आवर्स हो गए। 4 घंटे के बाद जो घंटे होते हैं, जैसे किसी का 112 घंटे ड्यूटी हो गया तो उसमें 104 घंटे तो आपकी ड्यूटी हो गई, 4 घंटे ओवर टाइम पहला 4 आवर्स हो गया, फिर अगला 4 आवर्स, तो आफ्टर 4 आवर्स मतलब 4 घंटे के बाद की जो ओवर टाइम है वो 220 में 2 का गुणा करके आपको मिलता है। मतलब यदि आप 8 घंटे भी ओवर टाइम किए हैं तो 330 से 4 से गुणा होगा और 440 से 4 में गुणा होगा, ठीक है। मेरे समझ से आप समझ रहे होंगे कि 104 घंटे तो आपकी ड्यूटी करनी है। 104 से ज़्यादा आप करेंगे तो पहले 4 घंटे के लिए 330 रुपये पर घंटा मिलता है और उसके बाद जितनी भी आप ओवर टाइम करते हैं उसके लिए 440 रुपये पर घंटा मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुल जाट की तरफ से है। कुल जाट जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि सर लेवल 5 में प्रेफरेंस है जीजी, सीनियर सीसीटीसी और जेडबलए, मेडिकल A2 नहीं है। पोस्ट तो पहले ही मिल जाएगी, अगर जीजी मिल गई तो क्या होगा। देखिए अभी रिजल्ट तो घोषित नहीं है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि लेवल 5 के लिए केवल लेवल 5 लिख करके रिजल्ट डिक्लेयर हो, ठीक है। और यदि ऐसा नहीं भी होता है
तो आपका मेडिकल होगा। मेडिकल में यदि आप अनफिट हैं तो नेक्स्ट आपको मिलेगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि मेरिट आपकी अच्छी होनी चाहिए। मैनिपुलेट नहीं करिएगा। यदि आप मेडिकली फिट हैं तो मेडिकली फिट रहिएगा, या तो फिर आप बिल्कुल श्योर हों कि हमारी मेरिट बहुत अच्छी है, मुझे सीनियर CCTC मिल जाएगा। ठीक है, एक बार आप मेडिकली अनफिट हो गए या मेरिट में भी नहीं आए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अक्षय मिश्रा जी का है। ये पूछ रहे हैं कि सर NCR में SM से SS बनने में कितना टाइम लग जाता है प्रमोशन में, और इसमें भी वो मेरिट काम आएगी क्या, ट्रेनिंग के एग्ज़ाम वाली? यस, ट्रेनिंग के एग्ज़ाम वाली मेरिट इसलिए काम आएगी क्योंकि ट्रेनिंग के एग्ज़ाम से आपकी सीनियरिटी बन जाती है। जैसे आप 100 लोग जाएंगे तो भाई प्रमोशन मान लीजिए 100 में से यदि 50 की होनी है तो किन 50 को लेंगे? तो ट्रेनिंग के मेरिट के ही हिसाब से आपकी सीनियरिटी बनती है। जो मंडल में डिवीज़न में आपकी सीनियरिटी रहेगी, वो ट्रेनिंग में जो आपका एग्ज़ाम रहेगा उस आधार पर आप सीनियरिटी में रहेंगे। जिसका ज़्यादा नंबर वो ज़्यादा सीनियर। ठीक है, तो उसमें जिसका ज़्यादा नंबर है वो जल्दी प्रमोट कर जाता है। या तो यदि पूरी बैच की प्रमोशन हो गई, जैसे 100 लोग गए, 100 का प्रमोशन एक बार ड्यू है, तब तो ठीक है भाई। और जिसका जैसे 50 लेना है 100 में से, तो आगे के जो 50 है उनका हो जाता है, जिनका ट्रेनिंग में अच्छा नंबर है। ठीक है। बाकी जो आप पूछ रहे हैं कि कितने साल में NCR में बन, तो SM से SS में प्रमोशन के लिए मिनिमम तो 5 साल है, बाकी 6 से 7 साल भी लग जाते हैं। ठीक है। अभी जैसे ज़्यादा लोग SM में पॉइंट हो गए तो वो रेशियो होता है कि 4200 में कितने रहेंगे, 4600 में कितने रहेंगे, उस हिसाब से कभी कभी ज़्यादा जल्दी प्रमोशन मिल जाता है, और मान के चलिए कि 6 से 7 साल में हो ही जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुल जी का है। ये पूछ रहे हैं कि सीनियर CCTC को किस तरह के स्टेशन अलॉट होते हैं, A1 वाले या इससे नीचे वाले भी? तो A1 वाले भी अलॉट होते हैं और इससे नीचे वाले भी अलॉट होते हैं। ठीक है। जो स्टेशनों के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जो है, जो आप A1 बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, उसमें जो है कि मॉडिफिकेशन कर दिया गया है। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे डायरेक्ट ये जो लेटर देख रहे हैं, इसके माध्यम से देखिए, जो कैटेगरी स्टेशनों के A1 A B C D E F जो थे, उसको बदल करके अब कर दिया है सबअर्बन और नॉन सबअर्बन। देखिए इसमें नॉन सबअर्बन NS कर दिया है, और सबअर्बन क्या है, S है सबअर्बन। तो NSG कर दिया है नॉन सबअर्बन के लिए, NSG 1, NSG 2, NSG 3, NSG 4, NSG 7। ठीक है। तो NS जो हैं, जो सबअर्बन SG जो हैं, सबअर्बन ग्रुप जो हैं, वहाँ तो होता ही है। जो नॉन सबअर्बन स्टेशन हैं, जो 1 से लेकर 6 तक में कैटेगराइज हैं, तो वहाँ पर जो NSG 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 3 तक में आप जब TT के रूप में आप काम करेंगे तो वहाँ तक हो जाएगा 3 और 4 तक में। अब 5 वाला जो है NSG 5, वो उसमें क्या होता है कि जब आप क्लर्क की तरीके से वर्क करेंगे तो वहाँ पर भी लिया जाएगा आपको। ठीक है। अब नीचे देख लीजिए इसको थोड़ा सा क्लासिफिकेशन कि NSG 1 क्या है, नॉन सबअर्बन ग्रुप ऑफ स्टेशन। तो जहाँ की अर्निंग मोर देन 500 करोड़ है, तो NSG 1 जो है वो मोर देन 500 करोड़ है। अब स्टेशनों को इसी आधार पर कैटेगराइज किया गया है। NSG 2 जो है वो 100 करोड़ से 500 करोड़ के बीच में एनुअल अर्निंग होनी चाहिए। NSG 3 जो है वो 20 से 100 करोड़ के बीच में। NSG 4 10 से 20 करोड़ के रूप में एनुअल अर्निंग होनी चाहिए। NSG जो 5 है वो 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में होना चाहिए। तो NSG 5 तक में जब आप कमर्शियल क्लर्क के रूप में काम करेंगे स्टेशन में, तो आपको NSG 5 तक के स्टेशनों में पोस्टिंग दी जा सकती है। ठीक है। लेकिन जब आप TT की तरह वर्क करेंगे, ट्रेन टिकट एग्जामिनर की तरह वर्क करेंगे, तो आपको NSG 3 तक रखा जाता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 4 तक स्टेशन में। ठीक है। मतलब स्टेशन आपको ठीक ठाक ही मिलता है, ओवरऑल 6 तो आपको नहीं होता है, मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अर्पित मिश्रा जी का है। ये पूछ रहे हैं कि सर मेरी लेफ़्ट आई थोड़ा कम खुलती है, बट विजन 6/6 है, और मेडिकल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। A2 स्टैंडर्ड की आपकी मेडिकल है, आँख कम खुलती है, कोई बात नहीं, उस पर ज़्यादा नहीं ध्यान दिया जाता है। मेन बात यह है कि आपकी विज़न ठीक होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुभाशीष मंडल जी की तरफ से। ये पूछ रहे हैं कि सर B2 मेडिकल में कलर ब्लाइंडनेस चेक होता है क्या? नहीं होता है। B2 मेडिकल में कलर ब्लाइंडनेस नहीं चेक होता है। और पूछ रहे हैं कि OBC नॉन क्रीमी लेयर का रेलवे फॉर्मेट DM के बदले SDO से बनवाया है आपने। तो DM के बदले SDO से बनवाया है, आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है। आप उसको कलेक्ट्रेट में जाइए, ADM बैठते हैं अलग अलग विभाग के लिए, तो वहाँ से आसानी से बन जाएगा आपका, कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है। ठीक है। या तो आपको फिर बाद में बनवाना पड़े, देखिए चल भी सकता है, लेकिन मान लीजिए प्रॉब्लम कर सकता है वो। ठीक है।
कुणाल कुमार झा जी का क्वेश्चन है, ये पूछ रहे हैं कि सर JAA की पोस्टिंग RRB मुंबई के अंदर CR SCR WR में कहाँ होती है और इसी पोस्ट को क्यों सबसे अच्छा पोस्ट माना जाता है। देखिए कुणाल कुमार झा जी, JAA जो होता है वो या तो आपको DRM ऑफिस में दी जाएगी पोस्टिंग या तो फिर GM ऑफिस में दिया जाएगा। और वहाँ जानते हैं सैटरडे और संडे दोनों ऑफ होता है, ड्यूटी केवल डे होती है। तो बताइए क्यों ना बेस्ट माना जाए। सीनियर CCTC जो है 2800 ग्रेड में ही, उसमें क्या करेंगे आप कि नाइट ड्यूटी भी आपकी लग जाएगी, ठीक है। और जो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है उसका क्या है कि उसको अन्य स्टेशनों पर भी दिया जा सकता है, जहाँ AN ऑफिस है, PWI ऑफिस है या और कंसर्न SSC के ऑफिस हैं, वहाँ भी दी जा सकती हैं। आप मंडल में नहीं रहेंगे, वहाँ हफ्ते में केवल एक रेस्ट आपको मिलेगा और यहाँ पर आपको 2 मिल रहा है हफ्ते में, सैटरडे और संडे। और फिर आपकी प्रमोशन भी अच्छी है JAA में, तो आप क्यों ना JAA को नंबर 1 माना जाए, ठीक है। इसलिए JAA पोस्ट नंबर 1 है। दैनिक खबर अम्बेडर कुछ भी लिख रहे हैं ये, तो इनका क्वेश्चन ये है कि जोन ट्रांसफ़र में कोई लॉस है क्या। जोन ट्रांसफ़र में जब आप जाते हैं, श्रीमान जी जो भी हैं, आपका नाम तो नहीं इसमें दिख रहा है, तो जोन ट्रांसफ़र में जब आप जाते हैं तो आपकी सीनियरिटी सबसे बॉटम में हो जाती है। मतलब उस जोन में, उस जिस डिवीज़न में आप गए, उस डिवीज़न में जितने लोग SM रहेंगे उसमें सबसे निचले पायदान पर आप रहेंगे। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी चाहे जो रहे, लॉस केवल सीनियरिटी की होती है, पेमेंट आपको उतना ही मिलता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि यदि जोनल ट्रांसफ़र जा रहे हैं तो आप 4600 में भी चले गए हैं तो वहाँ जाके 4200 में मिलेगा आपको, ठीक है, इनिशियल मिलता है। मंटू कुमार चंद जी का क्वेश्चन है, ये पूछ रहे हैं गुड्स गार्ड की पोस्टिंग कैसे टाइप के स्टेशन में होती है और मेरा बिलासपुर जोन में है तो मुझे किस किस स्टेशन पर मिल सकता है। एक बात, GG की बेसिक पे में एक्स्ट्रा 30% मिलकर अलाउंस जो मिलता है वो रिटायरमेंट तक रहता है, बिल्कुल रिटायरमेंट तक रहेगा। 30% रनिंग अलाउंस, यदि और कोई नया अधिनियम न पारित किया जाए, ठीक है। बाकी अभी तो रिटायरमेंट तक रहता है और जो पेंशन वाले हैं उनके पेंशन में भी जुड़ के आता है, ठीक है। जहाँ तक आपका बिलासपुर की बात है, बिलासपुर में कई सारे डिवीज़न हैं, उस डिवीज़न में मिलेगा। और आपको गुड्स गार्ड है तो बड़े बड़े स्टेशन मिलते हैं, ठीक है। NSG 2 टाइप के स्टेशन जो अच्छे स्टेशन हैं, जहाँ पर गार्ड का हेडक्वार्टर होता है, लॉबी होता है बड़ा, जहाँ से गुरु गार्ड चेंज होते हैं, जहाँ पर एक गाड़ी लेकर के आप एक बड़े स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाते हैं, वहाँ आपकी बड़े बड़े स्टेशनों पर पोस्टिंग होती है, ठीक है। तो पोस्टिंग के लिए छोटा स्टेशन आपको नहीं मिलेगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए, अभिषेक उपाध्याय जी का क्वेश्चन है, ये पूछ रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि इस सीरीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सब आप लोगों के सहयोग से चल रहा है, ठीक है। दूसरा चीज़ ये पूछ रहे हैं कि सर CCTC लेवल 3 में मैं फ्लैट फुट एंड स्टर्मिंग है, हकलाना जो है, उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर हम ट्रेनिंग के समय हॉस्टल में न रहकर दूसरे जगह रहें तो ऐसा पॉसिबल है क्या, क्योंकि मेरा फैमिली वहीं रहता है, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन है कि लेवल 3 में फ्लैट फुट है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है हकलाना है, हकलाने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि A2 मेडिकल में आपका तो लेवल 3 हो गया, वहाँ A2 मेडिकल भी नहीं लगता है, A2 मेडिकल भी हकलाने में पास कर देते हैं, ठीक है। और ट्रेनिंग के समय हॉस्टल की जहाँ तक बात है, हॉस्टल सभी को देते हैं। यदि आपको बाहर रहना है तो वहाँ एक एप्लीकेशन देंगे आप कि मैं हॉस्टल में न रहकर यहाँ जगह रहूँगा और मेरी सारी जिम्मेदारी अपनी खुद की होगी, ठीक है। एक एप्लीकेशन ले लेंगे आपसे और वो आपको रहने देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कार्तिक शर्मा जी का है, पूछ रहे हैं कि इट्स नेसेसरी टू टेक रेलवे क्वार्टर, अगर बाई चॉइस नहीं लेते हैं तो HRA मिलेगा क्या। तो इस सिचुएशन पर, हर जगह सिचुएशन है रेल में, ये भी सिचुएशन पर निर्भर करता है। यदि आप क्वार्टर नहीं लेते हैं कोई बात नहीं, लेकिन क्वार्टर वैकेंट नहीं रहना चाहिए आपके स्टेशन पर। यदि वैकेंट है, आपने तो मना कर दिया, आपके जैसे 2-4 और हैं उन्होंने भी मना कर दिया और क्वार्टर वैकेंट रह गया, तो फिर HRA रुक जाएगा। रिपोर्ट आपकी कर दी गई कि आपने लेने से मना किया, तो फिर HRA आपका नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप क्वार्टर नहीं लिए और उस क्वार्टर को दूसरा कोई ले लिया तो आपको HRA बहुत आराम से मिल जाएगा, ठीक है। मना तब तक किया जा सकता है कि जब तक रेलवे का क्वार्टर खाली न रहे, ठीक है। खाली ऐसे ही ना रहे कि सब लोग मना कर दिए, रेलवे का क्वार्टर खाली है, तो रेल कहती है कि हमारे रिवेन्यू की लॉस हो रही है, तो उसमें जब उसका लॉस होता है तो आपका लॉस कर देती है, ठीक है। तो रेलवे का क्वार्टर ये है कि अमूमन यही होता है कि 2-4 क्वार्टर रहते हैं, कम से कम 20-40 एम्प्लॉय रहते हैं,
तो उसमें 2-4 क्वार्टर यदि भरे पड़े हैं तो फिर आपको एचआरए मिलता है। आपने मना कर दिया तो आपसे जूनियर जो है उसको मिल जाता है। ठीक है, चलिए अमित कुमार सिंह जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये पूछ रहे हैं कि सर आपके द्वारा चलाई गई यह क्वेश्चन आंसर सीरीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, कोई जानबूझकर भी स्किप नहीं कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अमित कुमार सिंह जी। आपके क्वेश्चन को लेते हैं। इनका पहला क्वेश्चन है कि सर मैं आरआरबी इलाहाबाद से एसएम और यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर दोनों में सेलेक्टेड हूँ। मेरा एनटीपीसी लेवल 6 का डीबी 18 अक्टूबर को है, मेडिकल अप्रॉक्स 19 से 21, ठीक है 19 को होगा मेडिकल आपका। यूपीएसआई का मेडिकल भी 17 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। क्या मैं ब्लॉक डेट में गया तो एक्सेप्ट करेंगे ना? तो बिल्कुल आपको एक्सेप्ट करेंगे, बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन इनका पूछ रहे हैं आप कि फर्स्ट चॉइस में एसएम ही है, लेकिन यूपीएसआई में इतनी मेहनत के बाद मेडिकल तक पहुंचा हूं, उसको भी देना चाहता हूं, प्लीज़ कुछ गाइड करिए, दोनों में काम हो जाए। ठीक है, उसमें आपको एक्सेप्ट करेंगे ब्लॉक डेट में। लेकिन अमित जी एक चीज़ और हम कहेंगे कि आप तसल्ली से सोच लीजिएगा, लेकिन अपना जो मेरा व्यू मानिएगा तो ये है कि आप यूपीएसआई को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको मेहनत करना अच्छा लगता है तो वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। बेशक मेहनत बहुत ज़्यादा है, लेकिन 12 बजे रात में जग करके ड्यूटी जाने का प्रेशर तो नहीं है कि रात में जाना ही है। आपने किसी को बोल दिया जाओ देखो हम आ रहे हैं 1 घंटे बाद। ठीक है, सोच लीजिएगा। हमारा जो व्यू ये है कहता है कि यदि आप फिजिकली बिल्कुल फिट हैं, मेहनत करने में बिल्कुल रुचि रखते हैं और आपको एसआई अच्छी लगती है पोस्ट, तो आप एसआई को प्रीफर कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि कल को आप एसएम बनेंगे, कोई एसआई आएगा तो आपको लगेगा यार मैं भी बन सकता था। ठीक है, तो आप सोच लीजिएगा। मुझे दोनों में कंपैरिजन किया जाए, और चूँकि मैं मेहनत करने में रुचि रखता हूँ और शायद आप भी रखते होंगे तभी यहाँ तक पहुँचे होंगे, तो वहाँ जा सकते हैं। एसआई बेस्ट रह सकता है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कार्तिक शर्मा जी का है। ये पूछ रहे हैं कि आफ्टर ट्रेनिंग जो टेस्ट होता है वो इसमें CBT 1 CBT 2 होता है या वहाँ जो पढ़ाया जाएगा उसका होगा? बिल्कुल, जो वहाँ पढ़ाया जाता है वहाँ से उससे होता है। रेलवे के बारे में पढ़ाई जाती है, वहाँ रेलवे संचालन के बारे में पढ़ाई जाती है। आपको गार्ड की ड्यूटी, ड्राइवर की ड्यूटी, स्टेशन मास्टर को सारी ड्यूटी पढ़ाई जाती है, या गार्ड हैं तो गार्ड की ड्यूटी और ड्राइवर की ड्यूटी पढ़ाई जाती है। एक विषय होता है ट्रांसपोर्टेशन, एक कॉमर्शियल होता है। ठीक है, स्टेशन मास्टर में दोनों पढ़ाया जाता है, बाकी गार्ड के लिए ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाया जाता है ज़्यादा। ठीक है, तो वहाँ पढ़ाई जाती है, रेल के बारे में पढ़ाई जाती है, उससे ही आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है रेलवे जर्नी विथ नितिन जी का है। ये पूछ रहे हैं कि सर क्या ऐसा भी होता है कि वीकली रेस्ट ना लेकर के साथ में मंथ में 4 रेस्ट ले लो? तो एसएम में तो भैया ऐसा नहीं होता है, एसएम में बिल्कुल नहीं होता है। सेफ्टी से रिलेटेड मामला है, एसएम गार्ड इसमें नहीं होता है ऐसा। एक साथ आपको 4 रेस्ट नहीं दिए जाते हैं। जो सीनियर सीसीटीसी का भी मामला है उसमें भी 4 नहीं दिए जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिया जा सकता है। ठीक है, गार्ड और स्टेशन मास्टर सेफ्टी से रिलेटेड है, एक साथ आपको 4 रेस्ट नहीं दिया जाएगा। कोशिश किया जाएगा कि 6 दिन बाद आपको एक विश्राम दे दिया जाए। ठीक है, विवेक द्विवेदी जी का क्वेश्चन है। ये पूछ रहे हैं कि सर इलाहाबाद की एसएम की ट्रेनिंग कहाँ होगी? तो इलाहाबाद की एसएम की ट्रेनिंग JRTI चंदौसी में होगी, जो मुरादाबाद डिवीज़न में भी है और मुरादाबाद के पास में भी है। ठीक है, इलाहाबाद से जो आपको जाना होगा तो इलाहाबाद के सूबेदारगंज से लिंक एक्सप्रेस खुलती है, 14113 एक्सप्रेस, वही आपको डायरेक्ट चंदौसी पहुंचाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन राजेश झा जी का है। पूछ रहे हैं कि सर आरआरबी मुंबई में लेवल 5 में UR कैटेगरी में 86.66 मार्क्स हैं। मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस गुड्स गार्ड है, सेकंड CCTC है। क्या मुझे CCTC मिल सकता है? CCTC आपको मिल सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको गार्ड मिल जाना चाहिए। ठीक है, आपको गुड्स गार्ड मिल जाना चाहिए, अच्छी पोस्ट है, इसको ज्वाइन करिएगा। ठीक है, गार्ड मिलना चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अवनीश मणि त्रिपाठी जी की तरफ से है। ये बोल रहे हैं कि सर बर्थ मार्क के कारण रेलवे में कोई समस्या होगी क्या? कृपया स्पष्ट करें, क्योंकि BSF SSC GD में शायद बर्थ मार्क से समस्या होती है। रेलवे में कोई समस्या नहीं होती। यदि बर्थ मार्क्स कोई हैं तो मेडिकल में कोई समस्या नहीं है आपको। ठीक है त्रिपाठी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन रियासत अली जी का है। बोल रहे हैं कि सर आरआरबी गोरखपुर में 3 डिवीज़न हैं और सर मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूं, मुझे डिवीज़न का प्रेफरेंस देना हो तो किस डिवीज़न को फर्स्ट प्रेफरेंस पर देना सही रहेगा? प्रेफरेंस ज़रूर दीजिएगा, आप बनारस डिवीज़न दीजिए। बनारस डिवीज़न आपके लिए बेस्ट रहेगा। वहाँ से बनारस के नज़दीक आप रहेंगे, वहाँ से आप तुरंत मुगलसराय आएँगे, मुगलसराय से तमाम गाड़ियाँ आपके लिए हैं। ठीक है, या बनारस से भी डायरेक्ट है।
लास्ट में जगमोहन जी का क्वेश्चन जो है वो बोल रहे हैं कि आरआरबी रांची का जुरिडिक्शन ईसीआर में धनबाद है और एससीआर में रांची और चक्रधरपुर डिवीज़न में है, पर 2015 वाले बैच में ईसीआर जोन के डिवीज़न में रांची बोर्ड से सभी जगह पोस्टिंग मिली थी। ठीक है, जैसे पिछली बार रांची बोर्ड से 105 वैकेंसी एसएम की आई थी, तो उसमें से धनबाद में 64 लोग थे और बाकी 41 लोग ईसीआर के 4 डिवीज़न मिला था, समस्तीपुर, दाना और सोनपुर और मुगलसराय। देखिए उस समय क्या था जगमोहन कुंडू जी 2015 वाले बैच में, उसमें आरआरबी पटना और आरआरबी मुजफ्फरपुर में एसएम के कोई पोस्ट नहीं थे। और रेलवे के पास ये अधिकार होता है कि अपने रिक्रूट जो एसएम हैं या जो भी पोस्ट के लिए रिक्रूट किए हैं उनको एक जोन से दूसरे जोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न में। ठीक है, तो उसी के तहत हुआ था। उस बार वहाँ से कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई थी। ठीक है, तो वहाँ से वैकेंसी न निकाले होने के कारण वहाँ से ट्रांसफ़र किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन योगेश कुमार जी का है। ये पूछ रहे हैं कि सर मैंने फॉर्म अप्लाई करते समय सर्विस में था बट जून 2020 को रिटायर हो गया हूँ, डीबी के टाइम पर एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल एनओसी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिटायरमेंट से संबंधित जो आपके कागजात हैं, पीपीओ वगैरह जो भी हैं, वो आप वहाँ सबमिट कर देंगे कि मैं फलना सर्विस में उस वक्त था, अब मैं रिटायर हो गया हूँ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जगमोहन जी का है। ये पूछ रहे हैं कि सर ट्रेनिंग में सैलरी कितनी मिलती है एसएम को, 35,400 प्लस डीए या 29,200 प्लस डीए? तो देखिए अभी पिछले टाइम तक क्या था कि 29,000 प्लस डीए था। 35,400 के लिए लेटर पिछले साल मिला था डिवीज़न से, लेकिन जब बाद में चार्ज होने की बात आई तो 29,200 प्लस डीए मिला था। ठीक है, तो अभी तक मेरे जानकारी में यही है कि 29,200 प्लस डीए मिलता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि एएसएम की तरह वहाँ ट्रेंड करते हैं आपको, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के तौर पर आप रहते हैं जब तक ट्रेनिंग में रहते हैं, फिर वहाँ से ट्रेनिंग करके आ जाते हैं, लाइन ट्रेनिंग करते हैं, और जब इंडिपेंडेंट चार्ज ले लेते हैं तब आपको 4200 मिलता है। ठीक है, चलिए पंकज पंडित जी का क्वेश्चन है, इनका दूसरा क्वेश्चन पहले हम लेते हैं। ये पूछ रहे हैं कि सर मैं पीडब्ल्यूडी 6th कैटेगरी का छात्र हूँ, मैंने आरआरबी कोलकाता से लेवल 5 का एग्ज़ाम पास किया है, कट ऑफ से 17 नंबर ज़्यादा है। सर मेरे लिए कौन सा पोस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट या जूनियर अकाउंटेंट कम टाइपिस्ट अच्छा रहेगा? दोनों में अंतर क्या है प्लीज़ बताइए। दूसरा क्वेश्चन इनका ये है कि मैं कोलकाता शहर में ज्वाइनिंग चाहिए मुझे, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? ठीक है, तो पहले तो ये पूछ रहे हैं कि दोनों में से कौन बेस्ट रहेगा, तो दोनों का अंतर जो सुन लीजिए। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट को आपको डीआरएम ऑफिस भी मिल सकता है और अदर छोटे छोटे स्टेशन भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन JAA में क्या है कि आपको डीआरएम ऑफिस ही मिलेगा, छोटे छोटे ऑफिस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दूसरा जो आपका मकसद है कोलकाता में रहना, उसके लिए JAA बेस्ट है, क्योंकि सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेंगे तो पता चला कि एएन ऑफिस, ठीक है, तो JAA यदि आपको मिलता है तो बड़ा शहर कोलकाता आपको मिल जाएगा। ठीक है, JAA में ये है कि बड़े शहर में ही आप रहेंगे, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में ये है कि छोटे स्टेशन में भी मिल जाएगा। कोई SSC है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, OHE सीनियर सेक्शन इंजीनियर, PUA सीनियर सेक्शन इंजीनियर सिग्नल, किसी के भी ऑफिस में आप बाबू बन सकते हैं सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में, लेकिन जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट यदि रहते हैं तो आप डिवीज़न पर ही रहेंगे, मतलब कोलकाता शहर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोहम्मद महमूल हक जी का है। ये पूछ रहे हैं कि सर आरआरबी कोलकाता में कितना डिवीज़न है, आरआरबी मालदा में कितना डिवीज़न है, अगर घर मालदा डिस्ट्रिक्ट पे है तो मुझे मालदा डिवीज़न मिल सकता है क्या? दूसरा ये पूछ रहे हैं कि आरआरबी मालदा से हूँ और मेरा एसएम ईस्टर्न रेलवे पे हुआ है, ये पूछ रहे हैं मालदा डिवीज़न मिल सकता है क्या? तो मालदा डिवीज़न मिल सकता है आपको। कह रहे हैं कि अगर मैं एसएम का जॉब छोड़कर सिविल सर्विस पे जाता हूँ तो क्या मुझे बॉन्ड देना पड़ेगा? यस देना पड़ेगा आपको। यदि प्रॉपर चैनल जाते हैं, वहाँ इन्फॉर्म करके जाते हैं, एनओसी लेकर जाते हैं तो आपको नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इनका है कि ट्रेनिंग पीरियड के वक्त वर्किंग डेज 1-2 दिन की छुट्टी मिल सकती है क्या? बिल्कुल मिल जाएगा, 1-2 दिन का छुट्टी मिल जाता है वहाँ से, लेकिन कार्य अच्छा होना चाहिए, इमरजेंसी का होना चाहिए, कोई ढंग का काम होना चाहिए। ठीक है, और बॉन्ड से रिलेटेड एक वीडियो है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा, सारी चीज़ें समझ लेंगे उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं कि एसएम को कितने साल तक नाइट ड्यूटी करना होता है, प्रमोशन कितने साल बाद होता है, प्रमोशन के बाद भी नाइट ड्यूटी करनी होती है क्या? पहले तो ये समझ लीजिए कि प्रमोशन आपका लेवल 7 में होगा, 4600 ग्रेड पे में, वो 6 से 7 साल लग जाते हैं आपको। ठीक है, और जहाँ तक रही नाइट ड्यूटी की सवाल, तो प्रमोशन के बाद भी आपको नाइट ड्यूटी करना रहता है। जब आप उस स्टेशन के इंचार्ज हो जाएंगे, स्टेशन सुपरिटेंडेंट मेन जो हो जाएंगे, इंचार्ज हो जाएंगे, तब आपको नाइट ड्यूटी नहीं करनी रहेगी। ठीक है, प्रमोशन के बाद भी नाइट ड्यूटी करना होता है यदि आप इंचार्ज वहाँ के नहीं हैं। अब मान के चलिए कि आपका प्रमोशन हो गया और एक स्टेशन पर 5 लोग हैं और वहाँ पर 3 4600 ग्रेड पे के हो गए,
तो जो उसमें सीनियर रहेगा वो स्टेशन सुपरिटेंडेंट रहेगा, वो केवल दिन करेगा, बाकी सबको रात भी करना पड़ता है। ठीक है, तो स्टेशन मास्टर मतलब नाइट ड्यूटी से छुट्टी नहीं है। ठीक है। प्रिंस राय जी पूछ रहे हैं कि सर मुंबई से एससीआर की ट्रेनिंग कहाँ होती है? तो एससीआर की ट्रेनिंग होती है जेडआरटीआई मौला अली में। ठीक है, जेडआरटीआई मौला अली। बीके क्रेजी माइंड की तरफ से क्वेश्चन है कि सर कान का ऑपरेशन करवाया था 2020 में, क्या इससे कोई प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बीके जी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कान का ऑपरेशन कराए थे, कान का बहुत ज़्यादा जांच नहीं होता है। ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो शिशिर मिश्र जी की तरफ से है। लिख रहे हैं कि मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस में सीनियर सीसीटीसी दिया है एनसीआर, सेकंड में सीनियर सीटीसीसी एनसीआर दिया हुआ है, डाला है। एनसीआर में कानपुर इलाहाबादी सिटीज आते हैं। ठीक है, आते हैं। और एनआर में लखनऊ मुरादाबाद आते हैं। सही है। मुझे लग रहा है कि एनसीआर वाला ही मिल जाएगा। ठीक है, मुझे एनआर चाहिए। 2019 में आइडिया नहीं था कि लखनऊ एनसीआर में कि एनआर में लगता है। अगर लखनऊ में स्टेट गवर्नमेंट में स्पाउस वर्किंग हो तो कितने टाइम में स्पाउस कोटा से हो सकता है मिनिमम? या म्यूचुअल क्या इजीली मिल जाता है? तो म्यूचुअल भी इजीली मिल जाता है। आप लखनऊ के लिए जाएंगे तो वहाँ के लिए म्यूचुअल इजीली मिल जाता है। ठीक है, इधर वाले जो रहते हैं वो आ जाते हैं एनसीआर में, है ना। म्यूचुअल भी मिल जाता है। स्पाउस कोटे से आपको साल भर कम से कम लग जाएगा, क्योंकि आप ज्वाइन करेंगे बिल्कुल साल भर के अंदर में आप करा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें ऑफिसर की इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आयुष्मान सिंह सूर्यवंशी की तरफ से है। ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा इलाहाबाद जोन से है, मैं विजुअल हैंडीकैप हूँ, क्या मेरी आँखों का टेस्ट होगा? तो आयुष्मान जी, आँखों का टेस्ट होता है, क्योंकि कोई फर्जी ना हो। रियल एक बार आपके जितना % आप हैंडीकैप दिखा रहे हैं उसमें उसकी जांच होती है, आँखों का भी जांच होगा, और अदर आँख छोड़ करके और जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड हैं वो उसके जांच होंगे। ठीक है, आँखों का जांच होगा कि आपका, ये केवल जांच होगा कि आपका सर्टिफिकेट सही में है कि नहीं, जितना % आपने मेडिकल दिखाया है उतना % है कि नहीं। लेकिन ये समझिए कि ये केवल वो होता है, एक प्रोसेस होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जिसका क्वेश्चन इसमें ना शामिल हो पाया हो। कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में उसको ज़रूर लिया जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू।